ये जो सारे केमिकल चेंजेस हमने डिस्कस किए हैं, इनके दौरान जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस गेट कंप्लीटली चेंज। किसी भी इनिशियल सब्सटेंस की आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है और नया सब्सटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मिल्क से कर्ड बना है तो कर्ड की प्रॉपर्टी मिल्क की प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट है। तो अब यही केमिकल चेंजेस को हम जब माने जिस केमिकल चेंज के दौरान जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें 3 एक्टिविटीज वन बाय वन डिस्कस करनी होगी। इन एक्टिविटीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में हम एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसको बर्न करेंगे। नाउ वी विल ऑब्जर्व द फ्लेम एंड वी विल ऑब्जर्व द प्रोडक्ट फॉर्म्ड और द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वी ऑब्जर्व दैट it burns with dazzling white flame and the product or the substance produced is white in color. Means we observe there is evolution of heat or change in temperature as well as the change in color. Now we will discuss second activity, adding zinc granules to डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम कुछ जिंक ग्रैन्यूल से कोनिकल में लेके उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर ऐड करें तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो जिंक ग्रैन्यूल्स हैं उनकी सरफेस से हमें, ये क्या लिया है हमने? जिंक ग्रैन्यूल्स। इनकी सरफेस से हमें कुछ बबल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये जो हमें बबल्स दिखाई दे रहे हैं ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ से गैस निकल रही है। द गैस इज इवॉल्व। नाउ अगर हम इस कंटेनर को टच करते हैं इस तरीके से तो हम ये पाते हैं कि देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर कुछ बढ़ गया है और यहाँ पे जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या शो करते हैं कि एक गैस इवॉल्व हुई है। तो पहले चेंज के दौरान हमें चेंज इन टेम्परेचर दिखाई था, फ्लेम का कलर हमने देखा है और चेंज इन कलर भी ऑब्जर्व किया है। दूसरी वाली एक्टिविटी में हमने देखा कि गैस इवॉल्व हुई है एज वेल एज चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। अब तीसरी एक्टिविटी डिस्कस करने जा रहे हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन मीन्स प्रिपेयर्ड इन वाटर। एक टेस्ट ट्यूब में हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट लिया। इट इज वेरी क्लियर सॉल्यूशन। और सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लिया। जब हमने इसको मिक्स किया तो पाया कि यहाँ पे येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया है। हमने क्या पाया? यहाँ पे येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट? द इनसॉल्युबल सब्सटेंस produced is called precipitate or PPT. We can write it in the short form, that is PPT. First activity में change in temperature as well as change in color. Second activity में evolution of gas and change in temperature. Third activity में change in color as well as change in state भी observe हुआ है। Means during a chemical reaction the following observations are there. First, change in temperature. Second, change in color. Third, change in state. Fourth,
ऑफ अ गैस। तो हमने इन एक्टिविटीज में ये सारे ऑब्जर्वेशंस किए हैं। नाउ किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केमिकल, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केमिकल चेंज को, तो हम बोलते हैं उसको कि वो केमिकल रिएक्शंस है। अब हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शंस? देयर आर 2-3 ways to represent a chemical reaction. First, we can write a chemical reaction in the form of sentence. For example, magnesium bonds in oxygen to produce magnesium ऑक्साइड। मगर ये प्रोसेस तो बहुत लंबी है, तो अब हम क्या करें, इसको वर्ड्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम bonds in oxygen and magnesium oxide is formed। तो ये जो हमने नाम लिखे हैं सब्सटेंसेस के, इनिशियल सब्सटेंसेस को, और जो फाइनल सब्सटेंस बना उसका भी नाम लिखा है। तो अगर हमने नेम के फॉर्म में रिप्रेजेंट की किसी केमिकल रिएक्शन को, तो बोली जाती है वर्ड इक्वेशन। ये है वर्ड इक्वेशन। व्हाट इज अ वर्ड इक्वेशन? रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। नाउ द सब्सटेंसेस इनिशियली टेकन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस फॉर्म्ड after reaction are called product. The substances which are written on the left hand side of the equation are reactant, and the substance which are formed and written on the right hand side of the equation are called product. Now there is another way to represent a chemical reaction. Instead of writing the name of the substances produced and substances used, we can write the formula. For example, word equation can be changed. We write the formula of magnesium, formula of oxygen, and formula of magnesium oxide. It is called chemical equation. What is a chemical equation? Representing a chemical reaction with the help of formula of reactant and product instead of using their names is called a chemical reaction. अब हम ये देखते हैं कि इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट के, वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं है। जैसे मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में एक है, प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम एक ही है, मगर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का 1 एटम है। इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, वो बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है, आर नॉट द सेम। हेंस दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर दें, तो व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द मास गेट conserved, means the mass of reactant must be equal to the mass of product. To follow this law of conservation of mass, we should balance a chemical equation. Now, how to balance a chemical equation? I will explain you with the help of some examples. And there are some steps to follow during balancing. First of all, we will write the chemical equation. First of all, we will write the chemical equation. Now, we will draw the rectangular boxes around the formula of the reactant as well as the formula of the products.
तीसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या है? नाउ वी विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड. फर्स्ट वी विल राइट लाइक दिस, एलिमेंट, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट. एलिमेंट कौन कौन से हैं इस इक्वेशन में? आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. आयरन का कितना एटम है? 1. प्रोडक्ट साइड में आयरन के कितना एटम है? 3. रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2. प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2. ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं? 1. प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 4. अब हम देख रहे हैं कि केवल हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो कि बैलेंस हो. तब हम क्या करें? जो एलिमेंट सबसे ज्यादा इम्बैलेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बैलेंस इट. तो मेरे हिसाब से हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट, सॉरी ऑक्सीजन ही एक ऐसा एलिमेंट जो सबसे ज्यादा इम्बैलेंस है. तो टू बैलेंस द ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में इसका नंबर बहुत कम है, 1 है. प्रोडक्ट साइड में इसका नंबर 4 है. अच्छा, हम यहाँ पे नंबर नहीं लिख सकते और ना ही पीछे लिख सकते हैं. हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स के आगे ही नंबर लिखना होगा. और ये नंबर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उन सब के लिए वो होगा. अगर अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो वी शुड राइट 4 बिफोर H2. ये 4 यहाँ लिखने से ऑक्सीजन के एटम 4 हो गए रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 4 थे ही. अब ऐसा लिखने से हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट साइड में 8 हो गए. तो हम यहाँ पे 8 कर रहे हैं, मगर प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 ही एटम हैं. टू बैलेंस these 2 atoms we should write 4. Now the number of atoms on the product side are also 4. Now there is a time to balance iron. प्रोडक्ट साइड में आयरन के 3 एटम्स हैं, रिएक्टेंट साइड में ओनली 1 है. टू बैलेंस इट वी शुड राइट 3 बिफोर आयरन. नाउ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज बैलेंस on the reactant as well as product side, means the chemical equation is completely balanced now. And what is the need to balance a chemical equation? To follow the law of conservation of mass, we should balance a chemical equation. अब chemical equation को balance करने के बाद हमें और क्या करना चाहिए? हमें chemical equation को balance करने के बाद हमें chemical equations को बहुत ज़्यादा informative बनाना होगा. ये इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या क्या करें? फर्स्ट हमने क्या करना है? स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को वी शुड राइट the states of reactant and products. For example, अगर आयरन को हमने यहाँ पे सॉलिड स्टेट में लिया हुआ है तो वी शुड राइट S फॉर सॉलिड स्टेट. वी शुड यूज S फॉर लिक्विड स्टेट. वी शुड राइट L for we should write G for if we for aqueous solution. Aqueous means prepared in water. यहाँ पे हमने H2O के नीचे G लिखा है बिकॉज हमने वाटर को स्टीम फॉर्म में लिया है. यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बना है जो कि सॉलिड स्टेट में है और एक गैस इवॉल्व की है. तो अगर हमें इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना होगा तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को एक्सप्लेन करना होगा. अब दूसरा कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाएं? बाय राइटिंग द स्टेट अंडर विच द केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड. What is the meaning of writing the states or conditions? For example, the temperature at which the reaction has occurred,
the pressure at which the reaction has taken place should be written on the arrow between the reactant and product. This makes the chemical equation more informative. Second क्या है? To represent the conditions under which the reaction has occurred. इसमें क्या लेंगे? टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। अब ये तो हो गया कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे। और मैंने अभी तुम लोगों को बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन भी सिखा दिया है, तो बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन भी सिखाया है, मगर हम और इसके एग्जांपल्स और लेके इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। और फिर मैं होमवर्क भी दूंगी आपको कि किस तरीके से बहुत कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करके मुझे बाद में आप व्हाट्सएप पे दिखाओगे। All of you should share the equations after balancing on the WhatsApp. Now, type of chemical reactions. We will study the types of chemical reactions. Now, types of chemical reactions में पहला टाइप है combination reaction. हमें क्या लिखना है पहले? Types of chemical reactions. पहला combination reaction, दूसरा तीसरा displacement reaction, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शंस। फर्स्ट, अब एक के बाद एक हम इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ड्यूरिंग अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। हम कुछ रॉ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम, इसको अगर हम पानी में डाल दें तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि इट स्टार्ट बॉइलिंग, मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। अब आपको यहाँ पे देखना है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो इसमें हमें हिसिंग साउंड आती है। माने जैसे कि हम किसी गर्म तवे के ऊपर अगर पानी के छिट्टे मारे तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है, लाइक दैट हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है और स्लैक लाइम बनता है। स्लैक लाइम का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये स्लैक लाइम का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है? दो रिएक्टेंट्स है, सिंगल प्रोडक्ट है।
अच्छा, ये हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं क्विकलाइम को व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशिंग के लिए जो रॉ चूना, जिसको हिंदी में भी से चूना, मार्केट से खरीद के लाते हैं और उसको फिर रात भर पानी में भिगो के रखा जाता है, तो ये स्लैक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। वी अप्लाई दिस स्लैक लाइम ऑन द वॉल्स। नाउ दिस स्लैक लाइम when react with carbon dioxide of air, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, उसके साथ रिएक्ट करता है और बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी की व्हाइट लेयर हमें वॉल्स पे मिलती है, प्रोड्यूस्ड। द सब्सटेंस we bought from the market for whitewashing is quicklime. We added it in water. Now slack lime is formed. Slack lime is applied on the walls, and the air, the carbon dioxide, it contains large amount of carbon dioxide. The carbon dioxide react with the layer applied on the walls of calcium hydroxide. Calcium carbonate is formed, that is white in color. Hence, in this way, what is the substance produced on the walls? That is calcium carbonate. Layer of calcium carbonate is produced on the walls. Still, first of all, हमने इस रिएक्शन में क्या पढ़ा है? What is a combination reaction? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दौरान लार्ज अमाउंट में हीट निकल रही है, तो वो केमिकल रिएक्शन जो कि when they proceed, large amount of heat is involved. These type of chemical reactions are called exothermic. Exo means बाहर निकलना, therma means heat. What is an exothermic chemical reaction? Those chemical reaction which proceed with evolution of heat along with the formation of product. It is called exothermic chemical reaction. अब और कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल हम लेंगे। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2, इट फॉर्म H2, मीन्स हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होते हैं और वाटर बनता है। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बना है, तो इसमें दो रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट है। When carbon burns in oxygen, carbon dioxide is formed. इसमें भी दो रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट है। तो ये सारे रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स है। अब हम आते हैं सेकंड टाइप के रिएक्शंस, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, a single reactant break down to form two or more products. For example, when we heated CaCO3 strongly, it breaks down to form CaO plus CO2. Heat is involved in heat is used. 1000 डिग्री सेल्सियस से जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब आप देखिए, इसको कॉमनली हम बोलते हैं लाइमस्टोन, बट इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। माने जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। हियर हमें समझना क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है, तो ये कैसी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो है वाटर। अगर हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट गैसेस मिल जाएंगी। इसका मतलब है एक सिंगल रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट है। इट इज ऑल्सो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड भी एग्जांपल है, लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को अगर हम स्ट्रांगली हीट करें तो हमें
रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई दिखाई देती है। अगर हम लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, हम इसको दोबारा लिखने जा रहे हैं, लग रहा है मेरे को कि नीचे बोर्ड के कवर नहीं हो रही है वो। लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स आर स्ट्रांगली हीटेड, PbO plus NO2 plus O2। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। 3 to the 6, 6 to the 12 ऑक्सीजन, 2 8 10 11 12 नाइट्रोजन 4 लेड 2 इसका मतलब है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। इस बैलेंसिंग को मैं और अलग एग्जांपल्स देके बाद में समझाऊंगी, मगर अभी हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, इसके लिए ये बैलेंसिंग हम बाद में और डिस्कस करेंगे। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमने देखी, इसमें एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो है फेरस सल्फेट के ग्रीन क्रिस्टल्स को अगर हम स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो पहले तो इसके 7 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और बाद में ये फेरस सल्फेट जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी है। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। एंड इसी की वजह से बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। और यहां ग्रीन था, ये कैसा हो जाता है? ब्राउन। तो ये दोनों केमिकल इक्वेशंस बहुत ज्यादा रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। आता है हमेशा कि जब किसी सब्सटेंस को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है, तो इसको आइडेंटिफाई करो, सब्सटेंस को और गैस का नाम आइडेंटिफाई करो। दूसरी इक्वेशन आती है कि ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को जब हम हीट करते हैं तो वो ब्राउन रेसिड्यू बचता है और बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। तो हम इस केमिकल इक्वेशन को लिखें, आइडेंटिफाई करें कि किस टाइप की रिएक्शन है और केमिकल इक्वेशन को लिखें। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 4 टाइप की हो गई है। पहली वाली कौन सी है? थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरी वाली है इलेक्ट्रोलिटिक। तीसरी वाली है फोटोलिटिक। चौथी वाली है कैटालिटिक। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। थर्मल वाली तो हम यहाँ पे एग्जांपल से डिस्कस कर चुके हैं। थर्मल मीन्स when decomposition reaction occurs under the influence of heat, then we call thermal decomposition. If the decomposition occurs under the influence of electricity, then it is called, if the decomposition occurs under the influence of electricity, it is called electrolytic decomposition. तीसरा है फोटोलिटिक। फोटोलिटिक का एग्जांपल मैं देने जा रही हूं आपको। जब सिल्वर क्लोराइड का पाउडर व्हाइट कलर का होता है, मिल्की व्हाइट, इसको अगर हम सनलाइट को एक्सपोज कर दें तो इसके ऊपर ग्रे कलर की एक लेयर आ जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, ग्रे लेयर। तो इसका मतलब है कि सिल्वर क्लोराइड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड। इसका मतलब सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो गया है और सिल्वर और क्लोरीन बन गई है। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का है, इसके ऊपर ग्रे सिल्वर की लेयर प्रोड्यूस हो गई है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि फोटोलिटिक है, फोटोग्राफिक पर्पजेस से यूज होती है, यूज होती थी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जब थी उस वक्त ये यूज होती थी, जो
होती थी उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती थी, और जब सिल्वर ब्रोमाइड एक्सपोज होता था सनलाइट से, माने मैनुअल कैमरास जब थे, तो उस पर सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक डाउन हो जाता था और ये जो सिल्वर है इसकी ग्रे लेयर प्रोड्यूस हो जाती थी। ये कैसे कलर का है? येलो। बाद में उसके ऊपर ग्रे सिल्वर लेयर आ जाती है। ये प्रोसेस कहाँ पे यूज होती थी? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती थी। अब ये फोटोलिटिक भी हो गई। अब हमें डिस्कस करनी कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैटालिटिक के लिए वन मोर एग्जांपल लेंगे, KClO3 को जब हम मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड बना देता है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। ये जो सब्सटेंस है MnO2, अगर हमने इसको यूज नहीं किया तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, बहुत स्लो होगी और हमें ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी। तो पोटेशियम क्लोराइड हैज ब्रेक डाउन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड and oxygen gas is evolved. It is an example of catalytic decomposition reaction. Now, I think I have explained all 4 decomposition reactions. All decomposition reactions occur under the influence of various type of energies. First, thermal decomposition, the decomposition reaction that take place under the influence of heat, that is called thermal decomposition. Second, the decomposition reaction that occur under the influence of electricity, that is called electrolytic decomposition reaction. Third, photolytic, the chemical reaction that occurred under the influence of light, it is called photolytic. The chemical decomposition reaction that occur under the influence of catalyst, it is called catalytic decomposition. What is the meaning of catalyst? The substance that change the rate of reaction without actually taking part in the chemical reaction is called catalyst. तो MnO2 यहाँ पे कैटालिस्ट है, इसकी प्रेजेंस से रिएक्शन फास्ट फॉरवर्ड होगी और मगर ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा। तो ये 4 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमने पढ़ी। उसमें से जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये डिटेल में है, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ। फिर आज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करने के बाद हम बाकी के केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कर करेंगे, मगर आज ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो इसके लिए हमें एक्टिविटी करनी है। एक हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, प्लास्टिक का हम ये ले सकते हैं, मग ले सकते हैं, प्लास्टिक मग। उसके बॉटम में हम 2 होल्स ड्रिल कर देंगे। इन होल्स में हम ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगाएंगे। व्हाट इज ग्रेफाइट? फॉर्म ऑफ कार्बन, एक कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स है, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हमने इंसर्ट किए हैं, एक को बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरे को बैटरी के निगेटिव से जोड़ देंगे। द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, वन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी and other is connected to the negative of the battery. Now एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, फुल भरेंगे वाटर, और फिर हम इस तरीके से लगा के उसको इन्वर्ट करेंगे। और ये इन्वर्ट करके कहाँ लगा देंगे? दोनों टेस्ट ट्यूब पे 1 बाय 1 हम 2 टेस्ट ट्यूब फुल वाटर लेके इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर 1 बाय 1 इन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही हम इनको इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इन्वर्ट कर देंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ये स्विच है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स हैं इनमें हमें कुछ गैस के बबल्स निकलते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें हमने क्या लिया है? वाटर लिया है। इस मग में हमने एसिडिफाइड वाटर लिया है। एसिडिफाइड वाटर हम क्यों लेते हैं?
वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाने के लिए हम एसिडिफाइड वाटर लेते हैं। हम इस रिएक्शन में कर क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोलिक डिकम्पोजिशन में वाटर का डिकम्पोजिशन करना है। जैसे वाटर डिकम्पोज हो जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो टू मेक वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी एड dilute sulfuric acid to it in small amounts. अब हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्विच ऑन करते कि ये बल्ब ग्लो होने लगता है। थोड़ी समय बाद हम देखते हैं कि जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है उसको हम कैथोड कहते हैं और जो बैटरी के निगेटिव से जुड़ा है उसको हम एनोड कहते हैं। हम देखते हैं कि जो कैथोड है उसके ऊपर जो वाटर है, वाटर पहले पूरा भरा हुआ था। अब हम देखते हैं कि वाटर जो है उसमें गैस, पहले दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर गैस निकल रही है। अब हम देखते हैं कि जो वाटर है उसका जो लेवल है कैथोड के ऊपर जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ज्यादा नीचे आ गया है और जो एनोड के ऊपर टेस्ट ट्यूब है उसमें जस्ट उसका डबल है वाटर लेवल। मानिए यहाँ पे वाटर है सब जगह, तो ये जो वाटर का लेवल है ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पहले दोनों टेस्ट ट्यूब फुल भरी हुई थी। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट किया, जो टेस्ट ट्यूब ओवर कैथोड है उसमें वाटर लेवल गिरना स्टार्ट हो गया। एनोड में भी वाटर लेवल गिर रहा है टेस्ट ट्यूब में, मगर हम थोड़ी देर बाद कंपेयर करते हैं तो जो कैथोड के ऊपर वाटर लेवल है वो ज्यादा गिर गया, जस्ट डबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ ओवर एनोड। ये वाटर लेवल जो गिर गया इसके ऊपर गैस कलेक्ट हो गई है जो कि कलरलेस ओडरलेस होने की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब है इसके ऊपर डबल वॉल्यूम है गैस का और इसके ऊपर सिंगल वॉल्यूम है क्योंकि स्पेस इसमें डबल है इसके कंपैरिजन में। तो अब क्या करते हैं, जो टेस्ट ट्यूब्स हैं इनको थंब लगा के हम सीधा कर लेते हैं दोनों टेस्ट ट्यूब्स को। जो कैथोड के ऊपर टेस्ट ट्यूब है, जो हम इसको थंब लगा के सीधा कर लिया तो इसका पानी सारा निकल गया। अब इसमें केवल गैस है। हम यहाँ पे अगर मोमबत्ती ला के इसको जलाते हैं मोमबत्ती की हेल्प से, तो ये जो गैस है ये पॉप साउंड के साथ जलती है, मगर ये मोमबत्ती बुझ जाती है। अब जो ये कैथोड के ऊपर, जो एनोड के ऊपर टेस्ट ट्यूब है, ये किसके ऊपर है? कैथोड के ऊपर। ये गैस कैसे जलती है? पॉप साउंड के साथ। मगर हमें गैस दिखाई नहीं दे रही है, मगर हम मोमबत्ती अगर इसके माउथ पे लाते हैं तो पॉप साउंड के साथ जलती है। अब जो एनोड के ऊपर टेस्ट ट्यूब है उसकी गैस को हम बर्न करते हैं, तो ये गैस बर्न नहीं होती है। ये जो कैंडल है ये तेजी से जलने लगता है। ब्राइटली बर्न्स द कैंडल और खुद जलती नहीं है। इसके ऊपर की जो गैस है वो पॉप साउंड के साथ जलती है और जो कैंडल है ये बुझ जाती है। इसके ऊपर जो गैस है, इसमें जो गैस है वो जलती नहीं है और जो कैंडल है वो ब्राइटली बर्न होने लगता है। अब आपको ये बताते हैं, जो कैथोड के ऊपर गैस कलेक्ट हुई है वो हाइड्रोजन है और जो एनोड के ऊपर गैस कलेक्ट हुई है वो ऑक्सीजन है कैथोड के ऊपर, और ये एनोड के ऊपर। हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी होती है? इट इज कंबस्टिबल गैस, बर्न्स विद पॉप साउंड। ऑक्सीजन गैस doesn't burn itself, but it help in combustion. Hence the candle burns more brightly. दोनों ही गैसेस कलरलेस ओडरलेस हैं, मगर जब कभी पॉप साउंड की बात आती है हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? द गैस इन्वॉल्व्ड इज डेफिनेटली हाइड्रोजन। And the candle that we have brought near the test tube, when the gas burns with pop sound, get extinguishes. Means हाइड्रोजन कभी भी बर्निंग में सपोर्ट नहीं करती है, खुद जलती है। ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करती है मगर इटसेल्फ बर्न नहीं होती। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है। जो टेस्ट ट्यूब है कैथोड के ऊपर उसमें डबल वॉल्यूम गैस कलेक्ट हुई है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एनोड। क्या रीजन है? हमें पता है कि कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन कलेक्ट हुई है, तो जो गैस कैथोड पे कलेक्ट हुई है वो हाइड्रोजन है। वाटर के फार्मूले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में है, इसीलिए जब वाटर डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में बाय वॉल्यूम कलेक्ट होते हैं दोनों टेस्ट ट्यूब में।
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट था कि इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड क्यों मिलाते हैं वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं उसके पहले, टू मेक द वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके ऊपर गैस का डबल वॉल्यूम क्यों कलेक्ट होता है ओवर कैथोड एज कंपेयर टू दैट ऑफ एनोड, बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 2:1 in the molecular formula of water. Hence the gas collected are also in the ratio of 2:1 by volume over the anode, cathode and anode respectively. आज हमने ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है और बैलेंसिंग भी मैंने कराई है आपको। तो आज मैं व्हाट्सएप पर बैलेंसिंग डालूंगी करने के लिए आपको, और कल आगे जो बाकी के टाइप के रिएक्शंस बचे कौन कौन से बचे हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ये सारे हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम आगे करेंगे।